हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू कराए जा रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर और क्लास 18 तक 18 वीडियो बनाकर हमने इस चैनल पे डाल दिया है। आप उसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 19 में झारखंड पर्यावरण को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पर्यावरण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर झारखंड में आपदा प्रबंधन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का झारखंड पर्यावरण से पहला क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड का प्रमुख वृक्ष सखुआ पर्यावरणीय रूप से काफ़ी बेहतर है। तो ये बिल्कुल सही बात है। झारखंड का जो सखुआ वृक्ष होता है वो पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ दूसरा कथन है कि झारखंड में पर्यावरण के संरक्षण हेतु बंजर भूमि का चुनाव किया गया है। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। झारखंड में पर्यावरण के संरक्षण के लिए बंजर भूमि का चुनाव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए गठन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए इको टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किया गया है। झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए इको टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड में गिद्धों की प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। झारखंड में गिद्धों की प्रजातियां मुख्य रूप से कितनी पाई जाती हैं? तो ध्यान रखेंगे कि गिद्धों की 3 प्रजातियां झारखंड में पाई जाती हैं। कितनी? 3। वो कौन कौन से हैं? तो झारखंड में जो गिद्धों की प्रजातियां हैं वो 3 हैं और वो 3 कौन कौन सी हैं? तो पहला है जिप्स बेंगेलेंसिस, दूसरा है जिप्स इंडिकस और तीसरा है अजिप्सियन। तो जिप्स बेंगेलेंसिस, जिप्स इंडिकस और अजिप्सियन, ये 3 प्रकार की गिद्धों की प्रजाति झारखंड में पाई जाती है। और आपको पता होगा कि गिद्धों की प्रजाति जो है लगभग भारत से विलुप्त होने वाली है। ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन कि झारखंड में अभी भी गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में करी गई थी। कब करी गई थी? 2001 में। तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में की गई थी और यह एक प्रकार की नियामक संस्था है। अगला है कि झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों को समुचित प्रबंधक के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों को समुचित प्रबंधक के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? तो ये 2011 में झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधन के समुचित प्रबंधक के उद्देश्य से 2011 में झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान जो है, ध्यान रखेंगे, 2014 में अधिसूचित की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान SAPCC 2014 में अधिसूचित करी गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना
कि पर्यावरणीय पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया है। पर्यावरणीय पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया है। तो वन्य जीव अभयारण्य को और राष्ट्रीय पार्क को, यानी पहला और दूसरा, ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना भी करी गई थी। पूछा जाए कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1980 में। ग्रीन हाउस गैस से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। ग्रीन हाउस गैस से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। कौन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस और ओजोन परत। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं। तो कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस और ओजोन परत। तो ये सभी के सभी अपने कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि पर्यावरण के मूल संघटक में शामिल नहीं किया जाता है। पर्यावरण के मूल संघटकों में शामिल नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किया किसको किसको जाता है, तो जैविक, अजैविक ऊर्जा, लेकिन स्थानिक को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। स्थानिक पर्यावरण के मूल संघटकों में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष अपनाई, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में अपनाई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में अपनाई और झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा 2012 में की गई थी। झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा 2012 में करी गई थी। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के निर्माण की बात करें तो विभिन्न प्रकार के भौतिक अथवा अजैविक स्थितियों से होता है, ये सही है। विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों से होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि पर्यावरण का निर्माण विभिन्न प्रकार के भौतिक अथवा अजैविक स्थितियों से, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जैविक स्थितियों, दोनों के घटक से होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि भूमि अवनयन तथा मृदा प्रदूषण से झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर हो गया है। भूमि अवनयन तथा मृदा प्रदूषण से झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर हो गया है। तो कितना प्रतिशत भूमि बंजर हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये 7.20%। कितना परसेंट? 7.20%। तो झारखंड के अवनयन तथा मृदा प्रदूषण से झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 7.20% भूमि बंजर हो गया है। अगला है कि झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। पहला देखते हैं कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची, ये सही है कि झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है, तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची को दिया गया है। साथ ही साथ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, ये भी इसमें शामिल है। बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू ये भी इसमें शामिल है। यानी ओवरऑल सभी के सभी इसमें कथन सत्य हो जाएंगे। तो झारखंड के उपयुक्त सभी जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जलवायु में कब से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए थे। विश्व जलवायु में कब से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए थे, तो ये ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से विश्व जलवायु में औद्योगिक क्रांति के बाद से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए थे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। विश्व जलवायु में औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुए थे। झारखंड के किन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है, तो झारखंड के रांची जमशेदपुर
दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र और बोकारो धनबाद औद्योगिक क्षेत्र, इन सभी जगह जो है ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के उपयुक्त सभी स्थान पर ध्वनि प्रदूषण तीव्रता से बढ़ रहा है। प्रकृति ने संपूर्ण जीवमंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकृति ने संपूर्ण जीवमंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। क्या बोलेंगे? पर्यावरण। प्रदूषण से जैव विविधता को झारखंड में झारखंड में नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं। तो झारखंड में नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे, पहला है कि बेतरतीब ढंग से औद्योगिकीकरण। तो बिल्कुल सही है, ये प्रदूषण से जैव विविधता में झारखंड को नुकसान पहुंचाने वाला पहला कारक। बेतरतीब ढंग से औद्योगिकीकरण। दूसरा है कि बढ़ती जनसंख्या तथा घटते वन, ये भी सही है। और तीसरा है नगरीयकरण। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा अपना। अगला है निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी दी गई है? तो रांची, धनबाद और पाकुड़, निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की मंजूरी दी गई है? तो रांची, धनबाद और पाकुड़ उपरोक्त सभी के सभी में दी गई है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क, जिसे CCKNIA के नाम से जाना जाता है, प्रारंभ में इनमें से किस राज्य में किया गया था? भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा, सभी के सभी राज्य में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ किया गया था। तो भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा तीनों राज्यों में वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। अगला है जैव विविधता के स्तर हैं। जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं? तो आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। तो उपयुक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी जैव विविधता के स्तर हैं। जैव विविधता विधेयक 2002 में लोकसभा में पारित किया गया था। अगला है कि झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसर का निर्माण करना, ये भी है। और राज्य की आय में वृद्धि करना, ये भी है। उपयुक्त सभी के सभी कथन यहाँ पे हो जाएंगे। झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, रोजगार के अवसर का सृजन करना और राज्य की आय में वृद्धि करना, ये सभी के सभी कथन झारखंड पर्यावरण पर्यटन नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है आपको बताना है। तो पहला इन्होंने कहा कि ऊर्जा एवं खनिज दोनों का लाभ होता है। ऊर्जा की हानि परंतु खनिज का लाभ होता है। ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। और ऊर्जा एवं दोनों की हानि होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? झारखंड की बात करें तो किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये सही है।
पश्चिम पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, ये भी सही है। और दक्षिण पठारी की बात करें तो उप कृषि जलवायु प्रदेश, ये भी सही है। तो सभी के सभी यहाँ पे सही हैं। झारखंड मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना कि डोभा निर्माण का उद्देश्य है। डोभा निर्माण का उद्देश्य है। तो डोभा निर्माण के उद्देश्य की बात करें तो इन्होंने कहा कि सूखे की समस्या से निपटना, ये भी सही है। और सिंचाई की व्यवस्था करना, ये भी सही है। पेयजल की व्यवस्था करना, ये भी सही है। तो डोभा निर्माण का उद्देश्य सूखे की समस्या से निपटना, सिंचाई की व्यवस्था करना और पेयजल की व्यवस्था करना, ये सभी के सभी कथन अपने सही हो जाएंगे। तो डोभा निर्माण का सूखे की समस्या से निपटना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, ये सब भी उद्देश्य हैं। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस पे हमें विचार करना है। तो पहला बोला गया है कि झारखंड सरकार में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो ये पहला सही हो गया। वहीं हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए शहरी स्वच्छता पर अधिक बल दिया जा रहा है, ये भी सही है। तो ओवरऑल 1 और 2 दोनों के दोनों कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा रहा है। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में मानसून समय से नहीं आ पा रहा है, ये बिल्कुल बात सही है कि मानसून जो है की स्थिति गड़बड़ हुई है, ये समय पर नहीं आ पा रहा है। और तापमान बढ़ोतरी होती जा रही है, ये भी सही है। और भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है। तो ये सभी के सभी समस्याएं आ रही हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में मानसून समय से नहीं आ पा रहा है, वहीं तापमान बढ़ोतरी होती जा रही है, भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है, ये सभी के सभी जो है देखने को झारखंड में मिल रहा है। झारखंड के किस जिले में चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित है। झारखंड के किस जिले में चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित है। तो ये ध्यान रखेंगे रांची में। झारखंड के रांची जिले में चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला है कि CAMPA कैंपा जिसे बोलते हैं। तो कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। तो प्राकृतिक वन का प्रबंधन करना, प्राकृतिक जितने भी वन हैं तो सभी प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, इनकी मैनेजमेंट करना और वन्य जीवों का संरक्षण करना, आधार संरचना का विकास, ये सभी के सभी जो है उद्देश्य के लिए ही कैंपा का गठन किया गया है। तो ये सभी आंसर हो जाएंगे। कैंपा का गठन प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन जीवों का संरक्षण करना, आधार संरचना का विकास आदि उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। झारखंड के बड़े उद्योगों एवं खनन क्षेत्रों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़कर 56.11 MT CO2 के स्तर तक पहुंच गया है। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला है। तो झारखंड के बड़े उद्योगों एवं खनिज क्षेत्रों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़कर 56.11 MT CO2 के स्तर तक पहुंच गया है। और झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है। तो गिरिडीह। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है। गिरिडीह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के बड़े उद्योगों एवं खनन क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़कर 56.11 MT CO2 के स्तर तक पहुंच गया है। और झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला गिरिडीह है, ये ध्यान रखना है। अब ये हमने कंप्लीट कर दिया झारखंड का पर्यावरण। अब हम देखेंगे झारखंड आपदा। किसको देखेंगे। झारखंड आपदा प्रबंधन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के 2 जिले आते हैं। कितने जिले? 2 जिले। भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के 2 जिले कौन कौन से? एक तो गोड्डा और दूसरा साहिबगंज आते हैं। यह भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये 2009 में झारखंड राज्य में 2009 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी। अगला है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस वर्ष में गठित की गई है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे JSDMA के नाम से जाना जाता है, की स्थापना करी गई है 2010 में। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 28 मई 2010 को गठित करी गई है। ठीक है। अगला है अपना जल एवं, ध्यान रखिएगा, जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं। जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं चक्रवात, बादल का फटना, हिमस्खलन, ये सही है। बवंडर, तूफान, लू और सूखा, ये भी सही है। शीतलहर, सुनामी और अतिवर्षा, तो ये सभी के सभी जो है जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं। तो जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं चक्रवात, बादल फटना, हिमस्खलन, बवंडर, तूफान, लू, सूखा, शीतलहर, सुनामी, अतिवर्षा आदि हैं। अगला है कि राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो आंसर हो जाएगा JSAC। ध्यान रखिएगा, JSAC जो है राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु JSAC संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। झारखंड राज्य का उत्तरी पूर्वी झारखंड भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो झरिया। याद रखिएगा कि झारखंड का झरिया क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक जो है चर्चा में बना रहता है। भूमि संबंधी आपदाएं हैं। भूमि संबंधी आपदाएं की बात करें तो भूस्खलन, भूकंप, कीचड़ का बहाव, बांध का टूटना, खदान में आग एवं धंसान, तो ये सभी के सभी दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। भूमि से संबंधी आपदाएं जो हैं वो भूस्खलन है, भूकंप है, कीचड़ का बहाव है, बांध का टूटना है और खदान में आग और धंसान आपदाएं हैं। ठीक है। आपदा प्रबंधन के चरण हैं। आपदा प्रबंधन के जो है रोकथाम, जोखिम कम करना, प्रत्युत्तर तथा रिकवरी, ये सभी आपदा प्रबंधन के स्टेप माने जाते हैं, चरण माने जाते हैं। आपदा प्रबंधन के चरण रोकथाम, जोखिम कम करना और प्रत्युत्तर तथा रिकवरी, ये सभी जो है आपदा प्रबंधन के चरण के रूप में जाने जाते हैं। झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र झारखंड का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। झारखंड का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है और झारखंड राज्य का पलामू जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है।
तो धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। झारखंड का आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर धनबाद, देवघर और जमशेदपुर है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे। झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु कौन से कारगर सिद्ध होंगे। तो वाटर शेड मैनेजमेंट ये सही है, ये कारगर सिद्ध होगा। वहीं वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण ये भी कारगर सिद्ध होगा। और जलाशय का निर्माण ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटना है तो वाटर शेड मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और वृक्षों की कटाई पर भी कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा जलाशय का निर्माण करके हम जो है झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपट सकते हैं। अगला है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष जो होता है वो ध्यान रखिएगा कि इसका अध्यक्ष जो होता है वो झारखंड का मतलब राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। यानी झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड के मुख्य सचिव हो जाएंगे। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष झारखंड का मुख्य सचिव होते हैं। अगला है कि ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष ग्राम सभा का मुखिया होता है। झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्यवाही कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है। झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्यवाही कोष में केंद्र और राज्य सरकार की राशि की हिस्सेदारी होती है। तो देखिए, केंद्र 75% देता है और राज्य 25% देता है। झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्यवाही कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी केंद्र की 75% और राज्य की 25% हिस्सेदारी होती है। अगला है कि प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। अगला है अपना कि झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे। झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु कौन से प्रयास कारगर होंगे। तो ध्यान रखिएगा कौन से प्रयास कारगर होंगे। तो पहला इन्होंने कहा कि अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाना चाहिए। तो जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं उन वृक्षों को काटकर और उनके जगह पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये काट कर लगाने चाहिए तो बिल्कुल सही है। आप वृक्ष को प्लांटेशन कर दीजिए, एक को काटिए, आप 10 को प्लांटेशन कर दीजिए, तो ये सही है। वहीं जंगल में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए, ये भी सही है, ये भी व्यवस्था की जा सकती है, जंगल में फायर टावर का निर्माण किया जाए। और अगला है कि वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाए, तो ये भी सही है। जो वन जो है वो सड़क में अगर विभाजित होंगे, वनों को अलग अलग सड़कों में विभाजित किया जाएगा तो उससे भी जो है जंगल में आग लगने की जो आपदा जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए और जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए और वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए और प्रयास कारगर
ये अगर ये सारे काम किए जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये सारे प्रयास जो होंगे कारगर सिद्ध होंगे। अगला है भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं, तो 15 जिले। भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड राज्य के 15 जिले आते हैं। अगला है कि आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्था द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है। आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है, तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। ध्यान रखिएगा, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है। आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो गया था। अगला है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे DDMA बोलते हैं, का नेतृत्व कौन करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता करता है। कौन करता है, जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता करता है। तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे, तो पहला और दूसरा हो जाएंगे, लेकिन इनमें से पहला दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो आ जाएगा इनमें से कोई भी एक करता है। जिला दंडाधिकारी भी कर सकता है और जिला समाहर्ता भी कर सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है, तो हजारीबाग जिला आपदाओं से बुरी तरह से प्रभावित है। अगला है कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो उत्तर पूर्वी झारखंड। झारखंड राज्य का उत्तर पूर्वी झारखंड बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला है भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य के भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जाता है, तो जोन 2, जोन 3 और जोन 5, तो सभी हो जाएगा। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को जो है जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी का समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो झारखंड का मुख्य सचिव होता है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष जो होता है झारखंड का मुख्य सचिव होता है। झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिसे व्यापक पैमाने पर जानमाल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे। झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिसे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है और इस समस्या से निपटने हेतु इनमें से कौन से उपाय जो होंगे वो कारगर साबित होंगे। तो कौन से उपाय, पहला है कि वर्षा के दौरान घर से बाहर न निकलें, बिल्कुल सही बात है। वर्षा के समय पेड़ों के नीचे नहीं रुकना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि पेड़ों पर ये जो तड़ित झंझा होते हैं, ये पेड़ अपनी ओर बादल को अट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ वो भी चले आते हैं। तो इसलिए अगर वर्षा हो रहा है तो आप घरों से ना निकलें।
वर्षा के समय पेड़ों के नीचे बिल्कुल न रुकें अगर संभव हो तो, और बिजली एवं तार के खंभे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ये सभी के सभी कथन जो है ये कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है। अगला है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष जो होता है मुख्यमंत्री होता है। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? तो अधिकतम जो होंगे 9 सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सभी प्रकार के चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होती। कैसे? सभी प्रकार के चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होते। ये कैसे? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें तो कैसे? क्योंकि प्रकोप चरम घटना एवं आपदा के मध्य की स्थिति है। क्योंकि प्रकोप चरम घटना और आपदा के मध्य की स्थिति है। बिल्कुल ये सही है। और जब प्रकोप मानव आवासीय क्षेत्रों में आते हैं तो वे आपदा बन जाते हैं। ये दोनों के दोनों यानी ए और बी दोनों के दोनों अपने सही हो जाएंगे। अगला आइए, यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रकार के चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होती। क्योंकि प्रकोप चरम घटना एवं आपदा के मध्य की स्थिति है। जब प्रकोप मानव आवासीय क्षेत्रों में आता है तो वह आपदा बन जाता है। अगला है कि राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ध्यान रखिएगा ये जेसैक। कौन? जेसैक। राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु जेसैक संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। अगला है कि झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? तो झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? तो पहला बोला गया कि धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, ये भी सही है। और शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यस्त पर दुष्प्रभाव, ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। झारखंड में आने वाले बाढ़ के धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव आदि नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैविक आपदाएं हैं। जैविक आपदाएं कौन सी हैं? तो महामारियाँ और कीटों का हमला, जहरीला भोजन या पेय पदार्थ। तो ये सभी जो हैं ये जैविक आपदाएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो याद रखिएगा ये BIT मेसरा। कौन सा? राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु BIT मेसरा शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। BIT मेसरा ध्यान रखना है। झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो जो बाढ़ का प्रमुख कारण हिमालय में ग्लेशियर के पिघलने के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि, ये बिल्कुल गलत है। अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि। तो झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण जो है अत्यधिक मानसून वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों को झारखंड में प्रवेश, बिल्कुल ये गलत है। केवल और केवल बी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना
बी आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि का होना माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए अगला टॉपिक हम लेते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था। किसको हम कवर करेंगे? झारखंड की अर्थव्यवस्था। और झारखंड की अर्थव्यवस्था में पहला टॉपिक हमारा होगा झारखंड की आर्थिक स्थिति, फिर दूसरा हम कवर करेंगे खनिज संसाधन, तीसरा उद्योग और परिवहन, फिर उसके बाद संचार के साधन। तो अभी फिलहाल जो है चलिए हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था में झारखंड की आर्थिक स्थिति को कवर करते हैं। तो झारखंड की आर्थिक स्थिति का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड बोला गया कि झारखंड के अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है की पहचान करनी है, कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति उस राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करती है, तो ये तो सही है। झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है तथा यहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, झारखंड बहुत ही परिपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ विकास की असीम संभावनाएं निहित है। झारखंड मुख्य रूप से आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित राज्य है और जनजातीय समुदाय संपूर्ण भारत में पिछड़ेपन का शिकार हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ये सही हो गया। चौथा है कि झारखंड खनिजों से असंपन्न है। तो ये मान सकते हैं आप, झारखंड जो है वो खनिजों से भरा पड़ा है, यानी प्रकृति ने भर भर के झारखंड को खनिज संसाधन दिए हैं। चाहे अभ्रक की बात करें, चाहे वो आप मेटल में जैसे लोहे की बात करें, चाहे ये अपना तांबा की बात करें, यूरेनियम की बात करें, तो हर टाइप का आपको यहाँ पे खनिज संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये केवल और केवल यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है। वो पूछ रहा था कि असत्य कौन सा है, तो केवल चौथा आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य खनिजों से संपन्न राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था में खनिजों से आने वाले राजस्व का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग 40% है तथा मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% अकेले झारखंड द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब आपको सुमेलन करना है, तो टाटा आयरन स्टील, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना अगर बोली जाए तो ये 1907 में हुई थी और ये जमशेदपुर में हुई। ध्यान रखिएगा, टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, और ये जमशेदपुर में हुई। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो 1924 में, ये सही है, और ये सिंहभूम में, कहाँ पे? सिंहभूम में। और वहीं इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की बात करें तो ये 1938 में इसकी स्थापना हुई, और कहाँ पे? मूरी में। कहाँ पे? मूरी में इसकी स्थापना होती है। दामोदर घाटी नदी परियोजना बचा एक ही, तो 1948 में DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, और ये दामोदर बेसिन में हुई थी। तो इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान देंगे, बोला गया कि टाटा आयरन स्टील 1907 जमशेदपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1924 सिंहभूम, और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 मूरी, और DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 में दामोदर बेसिन पर। अगला है कि फिर आपको मैच करना है सिंदरी में रासायनिक कारखाना। सिंदरी की रासायनिक कारखाना की बात करें तो ये जो है धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद। तो सिंदरी की रासायनिक कारखाना धनबाद में है और इसकी स्थापना 1951 में करी गई थी। वहीं हम बात करें HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, तो इसकी स्थापना रांची में, ध्यान रखिएगा, रांची में हुई थी। और कब हुई थी? तो
1958 में 1958 में HEC की स्थापना करी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहले हमने सिंदरी में रासायनिक कारखाना की बात करी, तो ये धनबाद में है, और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रांची में, और स्टील प्लांट ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट कौन सा, तो बोकारो स्टील प्लांट। फिर यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स ये जादूगोड़ा, कहाँ पे, जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जादूगोड़ा जो है किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। मैं हिंट दे रहा हूँ, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, इन दोनों में से ही कोई एक है। 50-50% आपको जो है मैं चांस दे रहा हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंदरी में रासायनिक कारखाना स्थापित हुआ। सिंदरी कहाँ पे है, धनबाद में 1951 में। HEC हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन रांची 1958 में। बोकारो स्टील प्लांट 1964 बोकारो में। और यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स कहाँ पे, 1967 में जादूगोड़ा में। अगला है कि झारखंड के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सत्य कथन की पहचान करनी है। आज़ादी के पहले से ही ब्रिटिश काल में झारखंड की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो चुकी थी। आज़ादी के पहले से ही झारखंड की आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश काल में झारखंड की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो चुकी थी। ये बिल्कुल बात पहला सत्य है। दूसरा बात करें तो कई अर्थशास्त्री तो छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार का उपनिवेश कहकर संबोधित करते थे। बिल्कुल ये दूसरा भी कथन सत्य है। और आगे हम बात करें तीसरा, औद्योगिक गतिविधियां झारखंड में आदिवासियों के जीवन में विकास का अग्रदूत बनकर उनके जीवन में कई प्रकार के चुनौतियों का विषय बन गई। तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर सुमेलन करना है आपको, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो 1955 में ध्यान रखिएगा, 1955 में क्या किसकी स्थापना हुई, तो 1955 में जो स्थापना हुई वो हुई बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा BIT, क्या बोलते हैं इसको, BIT, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1955 में हुई। वहीं हम बात करें 1955 में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। और 1992 की बात करें तो 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन हुआ। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन 1992 में हुआ। और 1981 की बात करें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और 60 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 1955 में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे BIT बोलते हैं। और 1960 में रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। 81 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 92 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन करा गया। अगला है कि सुमेलन फिर आपको करना है। तो चलिए सुमेलन इनका करते हैं। बोला गया कि सूची 1 का सुमेलन सूची 2 के साथ करिए। तो 1926 की बात है। 1926 का अगर मैच आपको करना हो तो 1926 का मैच किससे करेंगे, तो यहाँ पे इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना होती है। और वहीं 1925 की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1925 में रिनपास की स्थापना होती है। किसकी स्थापना, रिनपास की स्थापना 1925 में होती है। और 1950 में रिम्स की स्थापना होती है। और 1992 में सिद्धो कानू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1992 में होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
यहाँ पे देख सकते हैं कि 1925 में रिनपास की स्थापना हुई, 26 में इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस की स्थापना होती है, 1950 में रिम्स जिसे राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना 1950 में हुई, और 1992 में सिद्धो कानू विश्वविद्यालय का गठन किया गया। अगला है राज्य के गठन के पश्चात इन चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की अगर हम बात करें तो पहला है कि औद्योगिक विकास हेतु 2002, 2012, 2017 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो औद्योगिक विकास हेतु 2002 में नहीं, 2001, 2011 और 2016 में औद्योगिक नीति की घोषणा करी गई थी। तो यहाँ पे 2002 के बदले में एक कम होना चाहिए, 2001 होना चाहिए, 2012 के बदले में एक कम होना चाहिए, 2000 मतलब एक एक बढ़ा के दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है अपना कि राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु 2005 में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु 2005 में नहीं, 2001 में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया, तो ये भी गलत हो गया। फिर 7 जिलों का निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार प्रमंडल, अनुमंडल एवं प्रखंड का विकेंद्रीकरण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, 7 जिले नहीं, जब झारखंड का निर्माण हुआ तो उस समय 18 जिले थे और 6 नए जिलों का निर्माण हुआ, अभी वर्तमान में 24 जिले हैं। तो ये भी जो है 7 ना होकर 6 होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें कि झारखंड के अर्थव्यवस्था को गति देने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के अर्थव्यवस्था को गति देने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहले बोला गया कि कोडरमा में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोडरमा में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण नहीं, बरही में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये गलत हो गया। वर्तमान सरकार का लक्ष्य 2045 तक झारखंड को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने का है एवं उत्पादन क्षमता को 25 मिलियन टन ले जाने का रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, 2045 बिल्कुल गलत है, 2025 तक झारखंड को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने का एवं उत्पादन क्षमता 25 मिलियन टन जो है ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोनों के दोनों कथन गलत हैं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे आधारभूत संरचना और संख्या गोकुल ग्राम विकास केंद्र की बात करें तो गोकुल ग्राम विकास केंद्र की संख्या झारखंड में 182 है। वहीं दुग्ध उत्पादक सहायता केंद्र की संख्या, तो दुग्ध उत्पादक सहायता केंद्र 1 है। डेयरी पशु विकास केंद्र की बात करें तो डेयरी पशु विकास केंद्र की अगर हम बात करें तो 860 हैं। कितने हैं? 860। प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो प्रशिक्षण संस्थान 2 हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं कि गोकुल ग्राम विकास केंद्र जो है 182 है, दुग्ध उत्पादक सहायता केंद्र 1 है, डेयरी पशु विकास केंद्र 860 है और प्रशिक्षण संस्थान जो है एक निर्माणाधीन खुट्टी में है, तो 2 हैं टोटल। ठीक है, अगला है अपना सुमेधन करना है तो पतरातू की ध्यान रखिएगा, पतरातू का सुमेधन करें तो पतरातू जो है ये 600, पतरातू की हम बात करें तो 420 मेगावाट। कितना? 420 मेगावाट। वहीं हम बात करें तेनूघाट F1 की, तो इसका जो मैच होगा ये 630 मेगावाट। और यहाँ पे तेनूघाट F2 की बात करें तो तेनूघाट F2 ध्यान रखिएगा फेज 2 जिसको बोल सकते हैं आप, तो ये 500 मेगावाट। और चांडिल ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो ये
चांडिल ताप विद्युत केंद्र 1200 मेगावाट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे जो है इस तरह से आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं पतरातू है 420 मेगावाट, तेनूघाट फेज 1 630 मेगावाट, तेनूघाट फेज 2 500 मेगावाट और चांडिल 1200 मेगावाट, है ना। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के अन्य ताप विद्युत संयंत्र, तो उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत संयंत्र 2000 मेगावाट, शंख 2 जल विद्युत की बात करें तो 186 मेगावाट, तिरैया ढाढर जल विद्युत 50 मेगावाट, कन्हर जल विद्युत 450 मेगावाट और मैथन ताप जल विद्युत 1000 मेगावाट। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है झारखंड का जो है आर्थिक स्थिति को जाना। अगले क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे खनिज संसाधन। क्लास आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।